आप सभी को नमस्कार। A1IS के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया ही गया था कि हम जैसे जैसे समय मिलेगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन और उसे लिखने के तरीके पर आपसे बात करते रहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, आप अपने मेंस की तैयारी में भिड़े होंगे। तो उसी कड़ी में आपकी थोड़ी और हेल्प करने के लिए एक क्वेश्चन का मॉडल मैं और तैयार करके लाया हूँ। इसे हम टेकल करेंगे और इसे करने के तरीकों पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है डिस्कस कीजिए इंपॉर्टेंस, किसका इंपॉर्टेंस? मैनग्रोव का। कहाँ? इंडिया में। भारत में मैनग्रोव के महत्व की चर्चा करें। फिर एक कंजंक्शन लगाया और फिर कह रहा है यह भी बताएं कि वर्तमान में यह किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो देखो, मैनग्रोव का इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर एंड ऑल्सो टेल व्हाट चैलेंजेस दे आर फेसिंग करेंटली। इसमें दो तीन बातें। अगर जो क्वेश्चन को हम काटना छाटना शुरू करें तो स्टार्टिंग में हमें बताना पड़ेगा मैनग्रोव के बारे में। मैनग्रोव के बारे में बताना पड़ेगा, है ना। तो मैनग्रोव के बारे में अगर जो हम बता दिए, फिर दूसरा दूसरा जो मेन बॉडी में होगा, इसमें इसी में हम करेंगे मैनग्रोव भारत में स्थिति, और ये मैप में दर्शा देंगे। फिर से देखो, तीसरा इसमें तो मैनग्रोव के बारे में बता दिया, भारत में, चूंकि भारत में पूछ रहा है तो भारत में इसकी स्थिति मैप में दर्शा दिए। फिर अगला पूछ रहा है कि इसके महत्व की चर्चा, तो तीसरा मेन बॉडी में हम करेंगे मैनग्रोव का महत्व। मैनग्रोव का महत्व और मैनग्रोव का महत्व, और फिर अगली बात करेंगे अंतिम में इस पर चुनौतियां क्या क्या हैं, ये कैसे कैसे चुनौतियां फेस कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तोड़ना सीखिए। जब तक आप क्वेश्चन को तोड़ेंगे नहीं तब तक आप भटक जाएंगे। तो क्वेश्चन टूट गया, ये क्वेश्चन टूटा ऐसे। स्टार्टिंग में हमें मैनग्रोव के बारे में बताना है, फिर मैनग्रोव में भारत की स्थिति पर चर्चा करनी है। आपको याद होगा तो कुछ डाटा आप दे सकते हैं, जैसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का डाटा अगर जो याद हो तो दे सकते हैं। मुझे इस समय नहीं याद है जो मैं कह रहा हूं, तो अगर जो डाटा याद है तो डाटा के साथ ये स्थिति दे सकते हैं, है ना। नहीं तो मैप में आप थोरली इंडिकेट करके और इसके बारे में लिख के फिर हम महत्व की चर्चा करेंगे और इस पर वर्तमान जो जो चुनौतियां हैं उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनग्रोव के बारे में 2 लाइन लिखना है, अगर जो शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। मैनग्रोव के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं? मैनग्रोव, तो मैनग्रोव है क्या? सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, मैनग्रोव एक तटीय वनस्पति है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मैनग्रोव एक तटीय वनस्पति है। ट्रॉपिकल रीजन में मैनग्रोव इज ए कोस्टल वेजिटेशन, और ये है क्या, मतलब तटीय क्षेत्र में। तो पहला क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय। दूसरा क्या बात, तटों पर। कोस्टल रीजन में। तीसरा, ये हेलोफाइट है। हेलोफाइट का मतलब खारे पानी, या इसी को हम कह दें नदी के मुहाने पर, मिक्स वाटर, मिश्रित जल में रहने वाली वनस्पति है। ये तटीय क्षेत्रों में मिलती है। तो आप इतना करके आप पहली 2 लाइन आप कंप्लीट करेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है, तटों पर मिलता है, और ये हेलोफाइट है, खारे पानी या नदियों के मुहाने पर मिलने वाली वनस्पतियां हैं। आप इसकी कंडीशन बता सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज्यादा साफ पानी भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा सैलाइन वाटर भी नहीं चाहिए, मिक्स वाटर चाहिए। और ये तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन में भी काम आती हैं, प्रबंधन मैनेजमेंट में भी काम आती हैं। इतना करेंगे। फिर दूसरी बात फिर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। दूसरी बात कह रहा है मैनग्रोव की भारत में स्थिति, तो आप इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैनग्रोव की भारत में स्थिति, मैनग्रोव का भारत में स्थिति की बात करेंगे तो मैनग्रोव भारत में मैनग्रोव को आपको मैप में बताना पड़ेगा। मैं यहाँ आसानी से मैप लगा दिया हूँ,
क्योंकि ठीक है यहाँ सुविधा थी, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड है मेरे पास, यहाँ चीजें हैं। कॉपी में ऐसी सुविधा होगी नहीं, तो कॉपी में आपको क्या करना है, कॉपी में यही बात आपको बनाना पड़ेगा और उसमें कुछ चुनिंदा मैनग्रोव को आपको बताना पड़ेगा। जैसे कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कम से कम आपको पहला सुंदरबन डेल्टा के बारे में बताना पड़ेगा। तो भारत में मैनग्रोव सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया है। भारत का तो सबसे बड़ा है ही। दूसरा भीतरकनिका, उड़ीसा, भीतरकनिका उड़ीसा, ये भारत का भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ये वैतरणी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। तो बेटा इसी तरीके से मैं अब पूरा लिखूंगा तो उसमें समय आपका बेवजह वेस्टेज होगा, आपको जल्दी है, जाहिर सी बात है। तो आपको ऐसे दूसरा लिख लेना, दूसरा लिख लेने के बाद फिर यहीं आओगे ईस्ट गोदावरी, तीसरा, फिर यहीं आओगे कोरिंगा, ईस्ट गोदावरी कोरिंगा, फिर थोड़ा सा चले आएंगे पुलिकट झील के पास। मान लिया पूरा नहीं लिख पाएंगे तो पांचवा पुलिकट झील के बारे में लिख लेंगे, पुलिकट झील के बारे में लिख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ आ जाएंगे गुल्फ ऑफ मन्नार के पास, यहाँ देखो गुल्फ ऑफ मन्नार के पास छठा। फिर यहाँ आ जाएंगे केरल में मालाबार तट पे बेम्बनाद और अष्टमुडी कयाल के पास, है ना। फिर थोड़ा सा गोवा में कर देंगे, है ना। गोवा में करने के बाद फिर आ जाएंगे गल्फ ऑफ खंभात नौवा, और रन ऑफ कच्छ के पास, ये 10 कर देंगे। फिर मैनग्रोव कुछ लक्षद्वीप में है, 11 कर देंगे। फिर मैनग्रोव कुछ अंडमान निकोबार में है, 12 कर देंगे। तो ये 12 लिस्ट ऐसे, कुछ नहीं 10-12 याद है, 12 लिस्ट के बारे में उसके बारे में कर दूंगे तो भी कम से कम एक पेज भरेगा। एक पेज ऐसे कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया और इसके बारे में बता दिया। अगर जो आपको डाटा याद है, जो कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, डाटा याद है तो आप डाटा कर देंगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, स्किप मारिए, है ना। हमें वहां ये कोशिश करनी है कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं, का बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस समय इतना प्रेशर रहता है उस 3 घंटे में कि हमारा तो पहले बात क्वेश्चन ना छूटे, यही बहुत बड़ी भारी बात है। तो 2 पार्ट इसका हुआ, इसका 2 पार्ट हुआ कि भाई क्या क्या किए, मैनग्रोव के बारे में हल्का सा बता दिए, मैनग्रोव में भारत की स्थिति मैप में डाटा है तो है, नहीं है नहीं याद है तो कोई बात, है ना। हालांकि डाटा याद रहना चाहिए, मुझे नहीं याद है, आप एग्जाम दे रहे हो आपको याद रहना। महत्व इसके बाद, अब इसकी महत्व की चर्चा अगर जो हम कर, जैसे इसके महत्व की चर्चा करें तो मैनग्रोव का कैसे कैसे क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व क्या है, तटीय संरक्षण, कोस्टल प्रोटेक्शन के रूप में इसका महत्व है, कोस्टल प्रोटेक्शन के रूप में महत्व है। अब कोस्टल प्रोटेक्शन के रूप में क्यों महत्व है, बेटा ये तटों का संरक्षण करता है। कैसे कैसे तटों का संरक्षण करता है, समुद्री धाराओं से, तरंगों से तटों का संरक्षण करता है। तो तटों का संरक्षण कैसे करता है, मृदा अपरदन नहीं करने देता, मृदा अपरदन को कम कर देता है। दूसरी बात, अगर जो इसी तटीय संरक्षण में हम बात करें तो फिर क्या करता है, चक्रवाती पवनों, सुनामी आदि का शॉक एब्जॉर्वर है, एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक उनके एब्जॉर्ब कर लेता है, तूफान इन सबों को एब्जॉर्ब कर लेता है, इन सबों को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप मैनग्रोव के बारे में थोड़ा सा देखें, मैनग्रोव के बारे में अगर जो मैं थोड़ा सा देखूं, मैनग्रोव ऐसे कुछ झाड़ियां होती हैं, और ये झाड़ियां इन झाड़ियों में जो तेज हवाएं आती हैं, वो तेज हवाएं इन झाड़ियों में बेटा फंस जाती हैं। और इन झाड़ियों में जब तेज हवाएं फंस जाती हैं, इन झाड़ियों में अगर जो तेज हवाएं फंस जाती हैं, तो इसीलिए तो शॉक एब्जॉर्वर का काम कर रहा है। सुनामी तरंगे इसमें फंस गई, चक्रवाती पवनें आई इसमें फंस गई। तो तटीय क्षेत्रों में प्रबंधन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है तटीय क्षेत्र में प्रबंधन के लिए, है ना। फिर कहा जाता है
इसी में तटीय क्षेत्र में अवसादीकरण को भी रोकता है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन को भी कम करता है, तो सेडिमेंटेशन को भी कम कर दिया। क्लियर। अगला इंपॉर्टेंस तटीय क्षेत्र के प्रबंधन के बाद पर्यावरणीय, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है बेटा? पहली बात, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंट, ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, और ये कार्बन सिंक कहा जाता है 17 से 21% कार्बन को ज्यादा सिंक करते हैं और फॉरेस्ट की तुलना में। जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस है। 17 से 21% मतलब जितने और पौधे कार्बन सिंक कर रहे हैं उससे ज्यादा ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। दूसरी बात, ये क्या करते हैं? वाटर साइकिल, वाटर साइकिल की प्रक्रिया को प्रमोट करते हैं, जिससे ये वर्षण को बढ़ावा देते हैं। बताओ, वाटर साइकिल को प्रमोट कर रहे हैं, वर्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, वर्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, वाटर साइकिल को प्रमोट कर रहे हैं। फिर से, ये मृदा संरक्षण का काम करते हैं, मिट्टी का संरक्षण का काम करते हैं, और जल को शुद्ध करते हैं, पानी को भी शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाइंग ऑफ द वाटर, जल को शुद्ध करते हैं। अगला पर्यावरणीय, ये कई सारे फ्लोरा और फौना के कई सारे फ्लोरा और फौना के हैबिटेट हैं, कई सारे फ्लोरा और फौना के ये हैबिटेट हैं बेटा, ये भी आपको समझना है। फ्लोरा और फौना के हैबिटेट हो गए। एग्जाम्पल आप डाल दोगे कई सारे, जैसे ये इसी मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया में सुंदरबन में बंगाल टाइगर रिजर्व है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कोरिंगा, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ, तो तमाम चीजें। गुल्फ ऑफ मन्नार भी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कई सारे फ्लोरा और फौना के हैबिटेट हैं, आवास स्थल प्रदान करते हैं। आपको ये बात ध्यान से समझना होगा, है ना, हैबिटेट है। अच्छा बेटा, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी उत्पादन होता है, तो इसके लिए भी महत्व है, इसके लिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है ना, इसके लिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। अगला, क्लाइमेट चेंज को ये डिमोट करते हैं। क्लाइमेट चेंज को कैसे डिमोट किए? जब बेटा कोई भी फॉरेस्ट कार्बन सिंक करेगा तो जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज को वो कम करेगा, उसके इफेक्ट को कम करेगा। कार्बन सिंक कर रहा है तो क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट को कम कर रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को ये कम कर रहे हैं, वो तो आपने देखा ही। तो आप इसमें इसी लाइन में आप कर सकते हो, कार्बन क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर करोगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट में प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ कई प्रकार के फल उत्पाद, कई प्रकार की कृषि, कई प्रकार की इमारती लकड़ियां का उत्पादन यहाँ होता है, तो प्राइमरी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट करोगे तो इसमें ब्लू कार्बन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकोनॉमिक, ब्लू कार्बन, कार्बन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट करोगे तो यहाँ कई सारे ट्राइब्स का हैबिटेट है,
कई सारे ट्राइब्स का हैबिटेट है कि भाई यहाँ किधर पश्चिम बंगाल में देखो कई सारी ट्राइब्स यहाँ रहती हैं, उसके लिए भी देखो जल्दी ही बड़ा हो हल्ला हुआ था। तो आप इसमें भी समझ सकते हो कई सारे लोगों का लाइवलीहुड है ना। फिर से फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खाद्य सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे कई चीजें आप 2-3 हेडिंग करके इसके महत्व पर चर्चा कर सकते हैं। अन्य बातों में भी कुछ लिख सकते हैं, अन्य बातों में भी कुछ लिख सकते हैं मैंग्रोव के महत्व के बारे में, अन्य बातों में भी कुछ लिख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं कोस्टल प्रोटेक्शन के रूप में भी है, दुनिया भर के उदाहरण भी लिख सकते हैं कि फानी चक्रवात जब आया उड़ीसा में, और तो उड़ीसा को ज्यादा इफेक्ट किया, पश्चिम बंगाल को कम इफेक्ट किया ड्यू टू मैंग्रोव फॉरेस्ट। 2004 की सुनामी अगर जो तमिलनाडु में आई, ये सब एग्जांपल आप डाल सकते हो। बस जैसा डिमांड कैसा कर रहा है, ज्यादा लंबा डिमांड कर रहा है तो ज्यादा एग्जांपल, कम लंबा करना है तो डालना ही नहीं है, अपना टू द पॉइंट लिख के क्वेश्चन खत्म करना है। 2004 की जब सुनामी आई तो उसमें तमिलनाडु वगैरह पर ज्यादा सुनामी का असर होता अगर जो कोस्टल एरिया में कोस्टल एरिया में ये मैंग्रोव्स ना होते, कोरल्स ना होते, उसका ज्यादा असर होता। ये सारी चीजें करके आप करोगे। और वैसे भी ये सब तो हम, अगर जो हमें ये भी बोले भारत के तटीय क्षेत्रों का प्रबंधन, कोस्टल एरिया मैनेजमेंट, उसमें भी मैंग्रोव का महत्व है, उसमें भी मैंग्रोव का महत्व निकलेगा। तो ये सारी चीजें करके आप इतना लिखोगे, फिर उसके बाद मुद्दा क्या है, उसके बाद महत्व के बारे में फिर कह रहा है इस पर चुनौतियां क्या क्या हैं। अंतिम में इस पर चुनौतियां क्या क्या हैं, तो भाई क्या क्या चुनौतियां हैं? क्या चुनौतियां सिर्फ राष्ट्रीय हैं? क्या चुनौतियां सिर्फ राष्ट्रीय हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं? डोमेस्टिक ज्यादा हैं, इंटरनेशनल कम है। पहला, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसे हम कह रहे हैं सुंदरबन डेल्टा, वो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों में, दोनों देश अपने अपने विधान के तहत, अपने अपने रूल रेगुलेशन के तहत उस पर खर्च करते हैं, उसे अपना, आप कह सकते हैं कि उसे अपने हिसाब से गवर्न करते हैं। तो अपने हिसाब से गवर्न करेंगे तो हर कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, लेकिन इनके जीवित रहने के लिए यूनिफॉर्म नेचुरल लॉ तो है ही। तो इस वजह से पहला तो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हो, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर इसमें स्मगलिंग, इलीगल माइनिंग, इलीगल माइग्रेशन, ये सब भी ज्यादा होता है, ये अलग चैलेंज है। डोमेस्टिक चैलेंज क्या है, और इंटरनेशनल चैलेंज और डोमेस्टिक चैलेंज दोनों में आप पॉपुलेशन डाल सकते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी इसमें डाल सकते हो। अब डोमेस्टिक चैलेंज क्या क्या है, किसी भी चैलेंज में, कोई भी चैलेंज हो, आप पहला तो क्लाइमेट चेंज डाल ही सकते हो। क्लाइमेट चेंज तो आप उसमें डाल सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग तो डाल ही सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग तो डाल सकते हो। दूसरा, प्रदूषण तो आप डाल ही सकते हैं, चाहे वो जल प्रदूषण होगा, चाहे वो नदी प्रदूषण होगा, चाहे वो मृदा प्रदूषण होगा, सबका असर होगा मैनग्रोव्स पर, डाल ही सकते हो। फिर तटीय क्षेत्र का डेवलपमेंट, तटीय क्षेत्र का विकास, सरकारों के द्वारा तटीय क्षेत्र के विकास में इनका विनाश होता है। जैसे जैसे तटीय क्षेत्र का विकास होता है वैसे वैसे तमाम सारी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, उसका विकास होता है और फिर इनका विनाश होता रहता है। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं भी इनका विनाश कर देती हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात आ गया, कोई सुनामी आ गया, सुनामी नहीं बार बार आ रहा है लेकिन चक्रवात तो बार बार आ रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो हमारे कोस्टल एरिया की फ्रीक्वेंसी बन चुकी है, आता ही है, वो कभी उड़ीसा से टकराएगा, कभी आंध्र तट से टकराएगा। तो ये सारे प्रदूषण, प्रदूषण में ही आप कितना लिख सकते हो, जल प्रदूषण, नदियों का प्रदूषण करेंगे तो नदियों के मुहाने पर ही ये रहते हैं,
ये मैनग्रोव फॉरेस्ट उनका वो नहीं बचेंगे। मृदा का प्रदूषण करेंगे तो कहीं ना कहीं जियो बायोकेमिकल साइकिल से इन पर चैलेंज होगा। प्राकृतिक आपदाएं, दुनिया भर की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, है ना, दुनिया भर की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, आपको ये बात समझना होगा। फिर निर्वनीकरण, भाई वन को कम करेंगे तो इसको ये भी वन आप कम कर दे रहे हो। तो डिफॉरेस्टेशन अगर जो करेंगे तो भी इसके लिए चैलेंज है। अगर जो आप पानी की सैलिनिटी भी बढ़ाएंगे, सैलिनिटी ऑफ वाटर या ओशन भी बढ़ रहा है, तो भी इसके लिए चैलेंज है ना, तो भी इसके लिए चैलेंज है। और तमाम चैलेंज है। टाइड अगर जो बहुत तेज आ गया तो भी इसके लिए चैलेंज है। तो कोस्टल एरिया मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। अब अंतिम में आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में थोड़ा सा डाटा लिख के कर दोगे कि जैसे डाटा क्या लिखेंगे कि भाई 2021 की तुलना में 2023 में वन स्थिति रिपोर्ट में मैनग्रोव फॉरेस्ट का एरिया इंडिया में कम हुआ है। ये हमारे लिए कंसर्न की बात है। उड़ीसा सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार कोस्टल एरिया मैनेजमेंट के लिए मैनग्रोव फॉरेस्ट को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ रिपोर्ट में खुलासा हुआ, अभी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, उसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए मैनग्रोव फॉरेस्ट का एरिया कम हुआ है। एरिया कम हुआ है तो जाहिर सी बात है कंसर्न है ना, तो उसकी वृद्धि के बारे में बात करनी चाहिए। जब अगर जो हम कोई विकास का कार्य कर रहे हैं तो तटीय क्षेत्रों के विकास में ये ध्यान देना चाहिए कि मैनग्रोव को क्षति ना हो, और अगर जो जाने अनजाने में या क्षति करनी ही पड़ रही है तो उसकी भरपाई सरकार करे, या कोई जो भी काम कर रहा है तटीय क्षेत्रों में विकास वो करे। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच करके आप कंक्लूजन को और यहाँ विराम देंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा होगा। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर अगले दिन किसी और टॉपिक और क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। अगले दिन एक काम करेंगे, क्वेश्चन कुछ जियो इकोनॉमिक्स टाइप का लेंगे, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जितना ही, थैंक यू।